नमस्कार श्रोताओं, दर्शकों, नई बुलंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, झारखंड की प्रकृति को अगर आप देखें, निहारें तो आप पाएंगे कि बेहद खूबसूरत उपादानों से झारखंड की धरती सजी संवरी है। यहाँ कलकल बहती नदियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बहुत खूबसूरत है। कुल मिलाकर झारखंड की धरती रत्नगर्भा है। रत्नगर्भा सिर्फ खनिज पदार्थों के मामले में नहीं या प्राकृतिक सुंदरता के मामले में ही नहीं है। यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के लोकगीत भी बहुत धनी हैं। यहाँ कई ऐसे कलाकार हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। आज हमारे साथ अमृत पुरस्कार विजेता श्री महावीर नायक स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे नागपुरी लोकगीतों के बारे में। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है महावीर जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तमाम बातें होंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। महावीर जी, आपको कहा जाता है कि आप भिनसरिया राग के राजा हैं। आपके बारे कहा जाता है कि जो ठेठ नागपुरी जो गीत हैं उसकी शुरुआत कहिए या उसकी प्रभा को कहिए, आपने एक गति दी है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो यात्रा है लोक संगीत से जुड़ने की, नागपुरी साहित्य से जुड़ने की, ये यात्रा कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? ऐसा है, क्योंकि मेरे पिताजी एक अच्छे गायक थे और उस ज़माने में नर्तकी हुआ करती थी, जिनको हम लोग नचने के नाम से जानते हैं। और वो अच्छे दरबार में, जैसे राजा महाराजाओं का या ज़मींदारों के यहाँ वो कार्यक्रम होता था, तो पिताजी अगले डांड के वो झूम रहा थे, लीडिंग मैन थे, माने नचाने वाले, उनके पीछे पीछे नाचने वाले और गाने वाले भी थे। मैं बिल्कुल छोटा था, भाई बहन सबसे छोटा, प्यार तो काफ़ी हमको मिला। तो उनको ले जाने के लिए पांडे जी के अखड़ा में गाने के लिए आते थे लोग, उनको ले जाने के लिए पांडे जी कहते थे कि जाइए, खुद्दू नाइक, पिताजी का नाम खुद्दू नाइक था, उनको ले आइए तभी नाच होगा, कहे कि वही ना लीडिंग मैन है। तो उनके आते थे तो हमको भी छोटा थे, कंधा में करके वो लोग ले जाते थे। उनका जो आए हुए लोग थे उनको हम भी काकू काकू बोलते थे, काका के नाम से। बड़ा प्यार मिलता था। और फिर जाके वहाँ नागेश्वर पांडे जी का चौकी था, वहाँ हमको बैठा देता था, छोटे थे। और फिर पता नहीं, हमको नींद नहीं आता था, हम रात देखते थे कि पिताजी कैसे गा रहे हैं और उनके साथ और लोग कैसे नाच रहे हैं, कैसे म्यूजिशियन लोग बाजा गाजा बजाओ जा रहे हैं, उसी पर हमारा मैंने फोकसिंग था, मैंने दृष्टि लगा हुआ था। और उसको बड़ा गौर से सुनते करते थे ऐसे, और ऐसा ही करते 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 चूँकि बाबूजी वो ब्लड में ही आ गया, डीएनए में ही आ गया, यही बात है। और तो यात्रा वहीं से शुरू हो गई आपकी? यात्रा वहीं से शुरू हुई है। और सुबह जो है हम अपने दोस्त लोग छोटे छोटे थे तो उन लोग के साथ जाते थे। घर में बकरियां वगैरह थी सब थोड़ा खोल खाल के हम लोग उधर ले जाते थे। और तो दोस्त लोग बोलता था, भाई आप तो रात में गए थे, आपके पिताजी तो झूम रहा है, क्या क्या हुआ थोड़ा सा बताइए, कह के वो लोग बड़ा प्यार से बोलता था। तो हम गुनगुनाने लगते थे। और ऐसे गुनगुना में हम लोग कई बकरियां जो है लकड़ा वगैरह जो लेके चला गया है घर में, थोड़ा बात भी सुनना पड़ता था। ऐसी मतलब एक तरह से कहें तो पूरी तरह से उसमें आप तन्मय हो गए, लगन उसी और हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये पहली बार आपने जो प्रस्तुति दी, उसकी कुछ स्मृतियाँ आपके ये में है, जहन में है? पहली बार जो आपने शुरू किया होगा, प्रस्तुत किया होगा, कुछ यादें उस वक्त की? हाँ, जो ये लोग मैंने गाते थे उसमें यहाँ दो पक्ष होता है। झूमर तो कॉमन चीज़ है जी, लेकिन ये नागपुर के प्लेटों पर झारखंड जब अलग बना तो यहाँ पर उसकी धाराएं जो है दो पार्ट में है, एक जनानी झूमर, एक मर्दाना झूमर जी। मर्दों के लिए अलग
नाच गान का व्यवस्था है और महिलाओं के लिए अलग है, इस तरह की धाराएं हैं। तो दोनों धाराओं को हमको जानना था। तो घर में, गांव घर में आंगना पर जो है माँ और माँ के गोतनी और उनके ननंद वगैरह जुड़ा के खेलते थे। हम भी छोटे थे, घर के हारी में पीड़ा होता है ना, वहीं बैठ के रात भर हम भी सुनते थे कि कैसे कैसे इन लोग का महिलाओं का गीत होता है। तो इस तरह से दोनों कोभर मैंने बचपन से ही हुआ। फिर जब पढ़ने गए तो लोग जान गया था कि कलाकार है, तो वहाँ स्कूल में भी हमको मास्टर सब लोग थे। हम गिंजो ठाकुर गांव भवानी शंकर हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे, तो वहाँ पर हमको गाने का अवसर बहुत मास्टर लोग दिया, कहा कि आप गाइए, और सभी लोग काफ़ी प्रसन्न होते थे, दोस्त लोग काफ़ी प्रसन्न होते। तो शुरुआती दौर में जो है वो गाना गाने से शुरू हुआ, लेकिन लोग जानते हैं आपको एक अच्छे आप गीतकार भी हैं, बहुत सारे गीतों को भी आपने लिखा है। तो लिखने का कब से आपने शुरुआत किया? लिखने का शुरुआत जब हम यहाँ चेसी में आए, चेसी में हम सर्विस करने लगे और थोड़ा हमें एक नए तरह का विचार आया कि हमको भी लिखना चाहिए गीत वगैरह का। उसमें ज़्यादा प्रभाव हमको डाला कि यहाँ के जो स्वर्गीय कवि लोग हैं, काफ़ी उनकी रचनाएं अच्छी है और उस पर हम निगाह बराबर रखे रहते थे पढ़ने के ख्याल से। तो उस ख्याल से हम यहाँ जैसे घासी राम हुए, घासी महंत हुए, कवित्री लक्ष्मणी हुई है ना, लक्ष्मण गोप हुए, इस करके बहुत स्वर्गीय कवि लोग हैं। बरजू राम पाठक हैं, ये आपके ये हाल में तो मरे बिंदेश्वरी मिश्र जो है हम लोग के वो साथी थे। इस तरह से बहुत सारे स्वर्गीय कवि लोग था जिनका रचना वगैरह यहाँ आपके पिठोरिया में डॉक्टर बीपी केसरी थे, तो अपने इलाके के थे। तो हम लोगों का कार्यक्रम को देख माने बीपी केसरी और डॉक्टर रामदयाल मुंडा समूह मिल के जाके निरीक्षण करते थे, देखते थे। तो हमको बराबर वो बुलाया करते थे, डॉक्टर बीपी केसरी तुम हमारे क्षेत्र के हो और तुम राग रागनी का जानकार हो, बचपन से तुम देखे सुने हो, तो यहाँ संस्थान में थोड़ा सा योगदान दो। तो हमको जाना पड़ता था वहाँ। तो वहाँ देखते थे कि पूरे पुराने कवियों का पांडुलिपि जो कैथी में लिखा रहता था, बहुत वहाँ जमा था, बहुत सारा का चीज़ है। वो सब सारा चीज़ देखने समझने का मौका लगा और उसी से प्रेरणा हमको मिला कि बाप रे बाप, ये सब इस तरह की रचना है, बहुत अच्छी है। तो हमको अंदर से प्रेरणा हुआ, तो हम भी लिखना शुरू किए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लेखन है आपको एक मुकाम तक ले गया, आप बहुत लोगों से जुड़े, हाल ही में आपको अमृत पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये आपके लिए आपको बधाई भी। इसके अनुभवों को हम जानना चाहेंगे, कैसा लगता है? अमृत पुरस्कार के पीछे आपका क्या ये रहा है, किस तरह का प्रयास रहा है? अमृत पुरस्कार के क्या अनुभव हैं आपके? ये तो सरकार इसको अमृत वर्ष मना रही है। 75 वर्ष बीतने पर, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं देश के। तो इसी कारण जो है वहाँ सरकार ने इसका एक योजनाबद्ध तरीके से जो है चला है। तो एक उम्र के ख्याल से लोगों ने वहाँ रखा कि 75 से एबव जो भी कला साहित्यकार, नाटककार, रूपककार, जो भी विधा में वो लोग का योगदान रहा है, वैसे लोग को आमंत्रित किया जाए, चाहे जोन स्टेट में हो, जोन राज्य के हो। तो ये मेरे नसीब में था। हम नहीं समझ रहे थे कि मुझे अमृत अवार्ड मिलेगा, लेकिन अचानक वहाँ से लेटर आई, समझे ना, और मैंने कन्फर्मेशन मिला, कई लेटरें आए और फिर बाद में फ़ोन से बातचीत होने लगी। तो हम कही ठीक है, चलिए। सरकार कैसा लगा आपको? तो वैसा लगा, तो आनंद तो लगा कि भाई ये अमृत अवार्ड मिल रहा है। और कैसा लगा? इसके पीछे का कारण यह है कि कलाकार सम्मानित होते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो कलाकार हैं, खास करके झारखंड जैसे क्षेत्र से, इनको बुलाकर सम्मानित करना, दिल्ली में सम्मानित करना,
इस अनुभव को हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हाँ बिल्कुल। हम दिल्ली गए, 5 दिन का वहाँ हम लोग का रहने का सारा व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से था और हम लोग वहाँ पर रहे। और उस दरमियान जो है सरकार के जो मिनिस्ट्री हैं और ख़ास करके हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हैं उनका भी दर्शन हुआ और उनके सानिध्य में जाके जो है हम मैंने ये अवार्ड को उनसे प्राप्त हुआ। लेकिन वहाँ की जो एक माहौल और एक देखने की जो बात होती है वो मैंने यादगार है, काहे कि हम जीवन नहीं भूल सकते हैं। और सारी चीज़ की व्यवस्थाएं थी कि वहाँ क्या मैंने कैसे रहना है, कैसे खाना है, सारा सिस्टम जो है राष्ट्रपति के यहाँ हम लोग को बताया गया। क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और एक छोटा मोटा किसान के बेटे हैं, लेकिन इस तरह क्या आपने कभी सोचा होगा कि बतौर एक कलाकार, हालांकि कलाकार आगे भी पुरस्कृत, लेकिन आज का जो माहौल है वो कुछ बदला है। आज कलाकारों को आप इस उम्र में, आपने बताया कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के जो साहित्यकार लेखक ये हैं, वहाँ जाने के बाद कभी आपने इस तरह का अनुभव किया था कि इस तरह के पुरस्कार प्राप्त होंगे जिसमें सारे लोग, पूरा मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति जी होंगे? ये अनुभव कुछ अलग होता है। बिल्कुल। उसमें आप कलाकारों को कहाँ पाते हैं? कैसा लग रहा है आज की तारीख में बतौर कलाकार आपको? देखिए, सवाल है कि हमको उसमें ये लगा कि देश के जो कला है, धरोहर हैं, जैसे भारतीय संस्कृति में 64 कला मानी जाती है, 14 विधाओं का देश है और 64 कलाओं का देश है। वो कलाओं का जो यहाँ मान सम्मान के दृष्टिकोण से सरकार ने जो आयोजन किया और इतनी भव्यता के तरह वहाँ पर आयोजन हुआ और सभी कलाकारों को जो है सम्मान माने मिला और उसमें हर प्रदेश के लोग का योगदान रहा है। और हम तो आप लोग के माने ईश्वर कृपा से थोड़ा स्वस्थ हैं, लेकिन बाकी राज्य के जो कलाकार आए थे, महिला या पुरुष से, उनको पकड़ के उनके जो अपना बेटा बेटी हो या जो भी हैं उनके सहयोगी वो ले जाते थे उनके पास राष्ट्रपति। तो ये एक हमको लगा कि बहुत सौभाग्य है मेरा झारखंड का, और हम झारखंड में पैदा हुए तो हमको ये अवार्ड मिला। और कलाकारों के लिए भी बहुत सम्मान है, ये बड़ा सम्मान है। बड़ा सम्मान है। एक बहुत महत्वपूर्ण, फिर हम वापस आते हैं, जब हम बात करते हैं ठेठ नागपुरी गीतों की और अभी आधुनिकता की भी बात आ रही है, आप ठेठ नागपुरी गीतों के लिए आपने बहुत समर्पित, अपने आप को बहुत समर्पित किया है। क्या है एक्चुअली जो हम बात करते हैं ठेठ नागपुरी गीत और आधुनिकता से कितना अंतर रखता है? आपने इसे बचाने की कोशिश की है? हाँ, देखिए, सवाल है कि आधुनिकता जो हम बोलते हैं ना, तो आधुनिक गीतों में कुछ भाव तो नहीं है, हमें ना, जैसे रस की बात हम कहते हैं तो गीतों में तो बहुत सारे रस हैं। मैंने गीत कविता की बात करते हैं तो 9-10 रस की बात करते हैं हम लोग, तो हर तरह का रस वहाँ मिलता है जो अभी हमको इस उम्र में अनुभव होता है कि ये सब चीज़ें हैं जो बचपन में हम सोचते थे, अब उसके बाद जो है इस तरह का हम अधिक होते थे कि और आज जो है इस तरह का चीज़ हो रहा है और सरकार जो है इसको महत्व दी है और उस पर हमको ये अवार्ड देकर जो है हमारा गवर्नमेंट करने का जो है हमको एक माने आगे बढ़ने का और यहाँ की कला संस्कृति को संजोने का और आगे विकास करने का जो है एक अवसर मिला तो है। उसी कड़ी में हमारा जो ये दूरदर्शन केंद्र है उसमें आप लोग आमंत्रित किए हैं कुछ वक्तव्य वगैरह देने के लिए, बात करने के लिए। तो चूँकि यहाँ की जो लोकगीतें हैं जी, तो लोकगीतों का तो अपना यहाँ एक खजाना है जी। कहा ही जाता है कि झारखंड में चलना ही नृत्य और बोलना ही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसको मुंडारी में सेन की सुसुम काजी की दुरांग कहा जाता है। चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है वाली बात है। तो ये तो
कहावत बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ का। और सरकार जो है इसमें जो सिलेक्शन किया है कि वैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाए ये अमृत काल में जी। और उनको सम्मानित किया जाए, जो हम नहीं सोच पाए थे कि हमको इस तरह का अवार्ड मिलेगा, समझे ना। इससे पहले भी तो आप कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका निवाज तो बहुत तरह का चीज़ मिला हुआ है इसमें, और बहुत जगह गए भी हैं। आप भारत के अलावा दूसरे देशों में भी अपना कार्यक्रम हाँ बिल्कुल, ताइवान एक बार जाने का मौका मिला था। ताइवान की राजधानी ताइपाई में हाँ। जो तो उसमें कार्यक्रम हुआ, तो उसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, मुकुंद जी थे जो पद्म श्री से नवाजे गए, तो ये सब थे। और लड़का लड़कियां ट्रेनिंग सेंटर के थे, तो वो सारे लोग थे। अभी भी मेरे पास रांची यूनिवर्सिटी के जो एमए के लड़का लड़कियां हैं, जो उनका विषय है नागपुरी, तो राग रागनी के संबंध में वो लोग संपर्क करता है, और हम उनको फ्रीली उनको जानते हैं, कह के शेयर करते हैं, बताते हैं, तो काफ़ी खुश होता है लोग। आपने राग रागिनी की बात की, आपको भिनसरिया राग का राजा भी कहा जाता है। भिनसरिया राग क्या है? और भिनसरिया ऐसे हम तो जैसे जो समझते हैं वो सुबह का जो ये है, भिनसार हम लोग यहाँ बोलते भी हैं, तो वो क्या है? और किस तरह से आप, कई बार ये हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि आप कभी गाने जाते थे तो लोग आपको छोड़ते नहीं थे जब तक आप भिनसरिया राग नहीं सुनाते थे। क्या है, किस तरह से जुड़ते हैं लोग इससे? राग जो है बहुत ऊंची चीज़ें हैं जी। संगीत विधा में, और पूरे राष्ट्रीय स्तर के, हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे महान लेखक लोग, कवि लोग, इसको सुमित्रानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, राग पर विषय में अपने कोड किया है, बहुत चीज़ लिखा है, समझे ना। तो इस सब चीज़ के अध्ययन करने से भी लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और तब राग में क्या होता है कि एक कलाकार जो उसमें स्वर देता है, माने राग में ही स्वर को देता है। अब स्वर की जो स्वर का क्या हिसाब किताब है, स्वर कहाँ से पैदा होती है, उसका क्या है, समझे ना। ये सब सारा चीज़ जो है बिल्कुल ये समझने बुझने और जानने की चीज़ है। तो चूँकि आप गाते भी हैं, तो हम चाहें कि दो पंक्तियां भिनसरिया राग का जो जुड़ा हुआ है, जो हम चाहते हैं कि दो पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। भिनसरिया राग में बहुत सारी गीतें होती हैं और उसका मिठास जो है लोगों को लगता है कि सुनते रहें। ऐसा भी कहा जाता है, संगीत है सरिता हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिणी रोगी को मिले आराम, ये कहा ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ जी श्रोताओं को कुछ एक दो पंक्तियाँ हम सुनाएं जी। वैसे भिनसरिया राग में बहुत सारी रागें आती हैं, समझ लें, और इस तरह से हर पल में, हर मौसम में, चाहे पहल संझा हो, अधरतिया हो, भिनसरिया हो, तो भिनसरिया में भी बहुत सारे राग रागनियाँ हैं। जी जी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि 6 राग 36 रागनी। शास्त्रीय संगीत में तो हम 7 स्वर की बात करते हैं और 20 विकृत स्वर की बातें करते हैं, लेकिन हमारे नागपुरी में पूर्वजों ने बताया था कि हमारे यहाँ 6 राग है और 36 रागनी है, माने 42 का वो ईद रखते हैं, समझे ना। तो उसी धारा में क्योंकि ये एक अनुभव की बात है, तजुर्बा की बात है, तो लीजिए हम एक भिनसरिया राग का चीज़ों को ले रहा हूँ। ननंद और भौजी जो है जी, वही भोर में पानी भरने के लिए जा रहे हैं। ननदी गे भवाजी
नदी गे भौजी दोनों साल नदी नहरे चलू जाबै, नहरे चलू जाबै, गंगा जमुना जल भरे नहरे चलो रे जाबै, गंगा जमुना जल भरे। रौरे जय लेहू नंदन सोने के राघयला नहरे हमें जय लेबै, नहरे हमें जय लेबै, रूप रंगला डोरी बसनवा नहरे हमें जय लेबै, रूप रंगल डोरी बसनवा। बाल्टी वगैरह डोर जो है लेके जा रहे हैं, जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। जी जी। एक और महत्वपूर्ण बात है महावीर जी, जैसे जैसे समय बदल रहा है नागपुरी के प्रति लोगों का रुझान घटता जा रहा है। जो ठेठ है और जो आधुनिकता के बीच, पहले भी हमने आपसे पूछा, ठेठ को बचाने के लिए, नागपुरी भाषा को बचाने के लिए, नागपुरी गीत को बचाने के लिए, नागपुरी लोक कलाओं को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे हम इसको संरक्षित कर सकते हैं? आप क्योंकि समर्पित हैं, लगे हुए हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, ये दुखद पक्ष है कि अभी युवा पीढ़ी जो है हमारे इनको इस तरह का माहौल पहला तो नहीं मिला। अखरा पहले हुआ करता था, अखरा अभी भी है, लेकिन अखरा निंदा गया है, कहिए एक तरह से मैंने शांत है, सो गया है, है ना। तो अब है कि अखरा की और कोई ध्यान नहीं देता है। और तो इस पहले के जो गायक वादक नर्तक थे सब वो अखरे में ही काम होता था, अंगना अखरा इस तरह करके। उसका एक सांस्कृतिक महत्व भी था। बिल्कुल था, बिल्कुल सांस्कृतिक महत्व था, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ऊंचा महत्व था। तो अब सवाल है कि वो चीज़ हमारे नए पीढ़ी को दुर्लभ हुआ, नहीं मिला जी। तो नहीं मिला तो वो निराश होके जो है आधुनिकता के ओर बढ़ गए और अपना ढंग का मैंने कुछ वो लिखना का और उस तरह का म्यूजिक वगैरह देना। म्यूजिक की बात आपने की तो इसी से जुड़ा हुआ है कि पहले हम जो गाना गाते थे वो मांदर, बांसुरी, इन सारी चीज़ों से, अब जो है कई तरह के नए जो मतलब पश्चिमी जो संगीत के वाद्य हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। कैसा लगता है आपको? देखिए सवाल है कि वाद्य यंत्रों का, हमारे यहाँ के जो वाद्य यंत्र थे बहुत अपने ढंग का उपयोगी था। उसमें उसका एक फार्मूला है कि हमारे यहाँ 3 फार्मूला उसको बोला जाता है। फूकना, हम मुंह से क्या फूकते हैं, क्या बजाते हैं जी। और उसके बाद रेतना, हम रेतने के बाद जो है रेतते किसको हैं, है ना, क्या चीज़ को देखते हैं। और पीटना, तो पीटना हम किसको पीटते हैं। तो सवाल है कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं बहुत एक अथी के आधार पर जो है इसको बनाया गया था, पूर्वजों ने बताया। तो फूकने पर हमारा मोहन बांसी है, मुरली है, सहनाई है, भेर है, नरसिंघा है, तुरही है, इस तरह का वाद्य यंत्र मुँह से ही हम लोग फूकते हैं। और इसी मुंह से हमारे लोग अभी उसको माउथ ऑर्गन बजाता है समय ना, क्लैरिनेट भी अभी जो अच्छी वाले लोग हैं क्लैरिनेट बजाता है लोग, सैक्सोफोन बजाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यही है, लेकिन हमारे उस ज़माने में हमारे पूर्वज लोग इसको इस तरह से अथी करता था। और रेतने वाली की जो बात हुआ तो बहुत सुमधुर जो है हम लोग का टोहिला था जो यहाँ रख के जो है कंपन होता था उसको, और उसको रेतता था तो उसका सब मैंने जो स्वर निकलता था, मत सुमधुर ध्वनि, एकदम सुमधुर ध्वनि में एकदम। क्योंकि हम तो मैंने ये सब देखे हैं और लोगों के साथ बैठे हैं, बूढ़ा लोग के साथ तो अनुभव हुआ है। और पीटने वाला, हाँ पिटने वाला माने रेतने में टोहिला है, सारंगी है, सितार है, बहुत तरह का चीज़ है, नहीं ये सब चीज़ें हैं। तो
तार यंत्र हो गया। जी। अब पीटने वाले में हो गया आपका ढाक है, लकड़ी का बहुत बड़ा बना रहता है ढाक, जिसको आप देखे होंगे जी। बहुत बड़ी नगेड़ा होती नगेड़ा है। होता है। और इसके पीछे रीजन भी है। बड़े बड़े ऐसा चीज़ बनते थे, भेद जो हम लोग बनाए हैं बहुत दूर तक सुनाने के लिए, जिसके पीछे यही रीजन था कि ये वनों से आच्छादित था ये प्रदेश, और हिंसक जानवर शाम होने पर, रात होने पर वो लोग जो है जंगल से निकलते थे। और ये उस ज़माने में हमारे लोग एक घर यहाँ है तो वो घर वहाँ है, ऐसे करके दूर दूर में रहते थे, और वहीं पर अपने मवेशी को रखते थे, मैंने गाय गरू माने छगरी बटरू को रखते थे, और उसका गंध को वो ये जो हिंसक जानवर लोग समझता था। और उनका इस ज़माने में डेवलप तो नहीं था कि हमारी टाटी पट्टी किसी तरह का लगा हुआ रहता था उनका, और उसी में घुस के जो है वो अपना आहार करते थे, कभी कभी आदमी को भी ले जाते थे, मरता था जी। तो ये हमारे पूर्वजों ने कहा कि इससे बचने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए जी। तो कहा कि हम लोग एक अखड़ा में सब लोग जुटे, रात भर जगे, सब माय छुआ वहीं पर इकट्ठा हुआ पूरे गांव का जी। और उसमें हम लोग उनको भगाने के लिए उस जगह से कुछ बैठे हैं तो नाच डे गीत गोविंद शुरू हुआ अखड़ा में। ये भी एक हिस्सा था, हिस्सा था बिल्कुल एकदम। उसी तरह से बात यंत्र बना, बिल्कुल बड़ा बड़ा बहुत दूर से भेड़ को फूकते हैं तो बहुत दूर सुनाता है एकदम में ना, बिल्कुल। तो यही सब चीज़ था। तो महावीर जी, ऐसा लग रहा है कि आपसे बातें होती रहे और बहुत देर तक बातें करते रहे। बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे लग रही है कि हमारी पीढ़ियाँ जान पा रही हैं, और जो भविष्य में जो नागपुरी गीत संगीत है उसको आगे हम बढ़ा पाएँ। फिर एक बार आपको हम जो अमृत पुरस्कार मिला इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। झारखंड के हमारे जो नई पीढ़ी की पौध है वो आपसे बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ जान सकता है। आप स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, इसी शुभकामना के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, दर्शकों से भी इजाज़त। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।